तद्धित प्रत्ययों पर चर्चा करते हुए हम अपत्य शब्द के अर्थ पर चर्चा कर रहे थे। जो हमारे कोश ग्रंथों में या हमारे शास्त्रों में अपत्य के विषय में जो कुछ भी कहा गया, उस संदर्भ में आपके सामने मैंने आप चर्चा की है। और अब मैंने आपको आचार्य पाणिनि का सूत्र भी बताया कि उनके अनुसार जो पौत्र आदि हैं उसको हम गोत्र की संज्ञा देते हैं। तो उसके बाद ये आगे हमारे सामने सूत्र है एको गोत्रे, और इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि गोत्रे एक एव प्रत्यय अपत्य प्रत्यय स्यात्, अर्थात गोत्र अर्थ में जो है वो एक ही अपत्य प्रत्यय होना चाहिए। ये एक प्रश्न बहुत बड़ा हमारे सामने उपस्थित होता है कि जब हमने आपको ये बताया कि जो पौत्र आदि हैं वो भी अपत्य हैं, लेकिन उन अपत्य हैं लेकिन उनका दूसरा उनको गोत्र संज्ञा दी जाती है और उन्हें केवल अपत्य ना कहकर गोत्रापत्य कहते हैं। अब जो गोत्रापत्य हैं, जब मैं कहना चाहती हूँ कि उपगु का संतान, उपगु की संतान, तो उसका पुत्र, मतलब मैं पुत्र के रूप में कहना चाहती हूँ तो ठीक है, मैंने कह दिया, औपगव बना दिया अण प्रत्यय लगाकर। लेकिन जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि उपगु का पौत्र अर्थात उपगु के पुत्र का पुत्र, तब मैं कैसे प्रत्यय लगाऊंगी? तद्धित प्रत्यय कौन से लगाऊंगी? क्या मैं पहले उपगु की संतान बनाने के लिए अण प्रत्यय लगाऊंगी, उसके बाद फिर जो बनेगा उससे संतान की संतान अर्थात पौत्र अर्थ बताने के लिए मुझे एक और प्रत्यय लगाना पड़ेगा? ये समस्या, ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि हमें फिर गोत्र अर्थ के लिए क्या अलग अलग प्रत्यय लगाने पड़ेंगे? क्योंकि अगर मैं पुत्र का पुत्र, पुत्र का फिर पुत्र, इस तरह से तो मुझे बार बार प्रत्यय लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आचार्य पाणिनि ने जो सूत्र की नियमितता दे दी, उन्होंने कहा कि गोत्र अर्थ में एक ही अपत्य प्रत्यय लगेगा, बार बार अपत्य प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक ही अपत्य प्रत्यय जो है वही गोत्र अर्थ को भी बता देगा। तो जैसे अभी हमने बताया उपगो अपत्यम, और अगर मैं ये कहती हूँ उपगो गोत्रापत्यम, अब गोत्रापत्य का मतलब पोता या और उससे आगे भी, तो अगर मैं ये भी बताना चाहती हूँ उपगो गोत्रापत्यम, तब भी औपगवा ही बनेगा। उपगु से एक ही प्रत्यय अण प्रत्यय ही लगेगा। जो अपत्य अर्थ में लग रहा था वही गोत्रापत्य अर्थ में प्रत्यय लगेगा। ऐसा नहीं कि पहले उपगु से अण प्रत्यय लगा के औपगव बनाया, फिर औपगव से पुनः अण प्रत्यय लगाकर बनेगा, नहीं। तो ये एको गोत्रे सूत्र का यही तात्पर्य है कि चाहे कितने भी आगे चले जाओ, गोत्र अर्थ में आ जाओ, लेकिन प्रत्यय एक ही लगेगा और वो मूल शब्द से ही लगेगा, जैसे कि हमने अण प्रत्यय लगाया। अब हमारे पास सूत्र है आगे प्रत्यय लगाने वाला। गोत्रापत्य अर्थ में कुछ प्रत्यय लगते हैं जो सूत्रों के माध्यम से हमें जानना है। तो गर्ग आदिभ्यो यय, अब ये गर्ग आदि से यय प्रत्यय लगता है। गर्ग आदि का अर्थ है गर्ग के गोत्र में जो उत्पन्न होते हैं उनसे यय प्रत्यय लगता है। गोत्रापत्य स्पष्ट रूप से कहा गोत्रापत्य अर्थ में लगता है, अपत्य अर्थ में नहीं। गोत्रापत्य अर्थ में गर्ग आदि शब्दों से यय प्रत्यय लगाया जाता है। तो यदि हम ये कहते हैं कि गर्ग के गोत्र में उत्पन्न है, या गर्ग गोत्र की संतान है, या ये गर्ग का पोता है, गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ पोता है, तो हम क्या लगाएंगे? यय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम बनाते हैं गार्ग्य। गार्ग्य कैसे बनता है? तो गार्ग्य बनता है गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्ग का गोत्रापत्य। अब गोत्रापत्य अभी मैंने आपको बताया कि गोत्रापत्य पुत्र के बाद जो पौत्र इत्यादि होते हैं उनको कहते हैं। तो गर्ग के जो पौत्र इत्यादि हैं उनको अगर हमने बताना हो तो उसके लिए हमें यय प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, यय प्रत्यय लगाकर बताएंगे। तो अब गर्ग से गोत्रापत्य अर्थ में यय प्रत्यय लगना है। अब यहाँ पे देखिए
ये सूत्र तो यही बताता है कि गर्ग आदि से गोत्रापत्य अर्थ में यह प्रत्यय लगाना है। अब कहाँ लगाना है, किस शब्द से लगाना है, तो तस्यापत्यम सूत्र का यहाँ प्रयोग किया जाएगा कि जो षष्ठ्यंत होगा उसी से होगा। तो यहाँ पे गर्गस्य ये षष्ठ्यंत है, तो इससे यहाँ पर यय प्रत्यय होगा। तो जब हम यय प्रत्यय करते हैं तो हमारे पास स्थिति होती है गर्ग यय, और जब हम गर्ग के आकार को तद्धितेश्वर चाम आदि से वृद्धि करते हैं तो गार्ग बनता है। गार्ग और यय का य, तो गार्ग और ये स्थिति रहती है। ग स्वर सहित है, लेकिन यचिभम से भ संज्ञा होगी गार्ग की, और भ होने के कारण यस्येति च से गार्ग के ग के अ का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा गार्ग, जो हलंत हो जाएगा, और य तो गार्ग्य, ये स्थिति बनेगी। और फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन में गार्ग्य रूप बनता है। इसी प्रकार से वत्सस्य गोत्रापत्यम अर्थात वत्स के गोत्र की संतान, वत्स के पोतादि, तो वो वात्स्यः बनेगा, वत्स कुल में उत्पन्न है तो वो भी वात्स्य इसी प्रकार से बनेगा जैसे गार्ग्य बना यह प्रत्यय करने के बाद। क्योंकि वत्स भी गर्ग आदि में ही आता है, गर्ग आदि गण में है, इसलिए गर्ग आदि भी यहाँ से यहाँ पर भी हम यह प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए एक सूत्र है जिससे हम जो है आगे की सिद्धियां गर्ग से ही किस प्रकार से और रूप बनेंगे उस संदर्भ में एक सूत्र बताया गया, ययोश्च। और इसकी वृत्ति जब हम देखते हैं, अब देखिए ययोश्च, ये इसमें कौन कौन से शब्द हैं ये जानना भी जरूरी है। इसमें एक तो यय है, य हलंत, उसके बाद अय है, अयोह यय अयोह मिलाकर यय अयोह बनता है षष्ठी विभक्ति में द्विवचन में, और फिर च। तो ये तीन पद हैं, यय अय और च। और इसका अर्थ है गोत्रे यद ययंतम अयंतम च तद अव्ययो एतयोर लुक स्यात् तत्कृते बहुत्वे ना तो स्त्रियाम। तो इस सूत्र में जो जो भी बात कही गई है उसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा गया कि यय और अय प्रत्यय के संबंध में कहा कि गोत्र अर्थ में, अब गोत्र अर्थ में गोत्र किसको कहते हैं ये भी हमने बताया, संतान की संतान आदि जो हैं। तो गोत्र अर्थ में जो यय प्रत्यय में समाप्त होने वाला या अय प्रत्यय में समाप्त होने वाला शब्द है, अर्थात गोत्र अर्थ में यदि शब्द से यय प्रत्यय लगाएं या अय प्रत्यय लगाएं तो वो अंत में ही लगते हैं। तो उसके जो अवयव हैं क्या, यय और अय। गोत्र अर्थ में अगर कोई शब्द यय में समाप्त हुआ या अय में समाप्त हुआ, अर्थात जिस शब्द से हमने यय प्रत्यय लगा दिया, जिस शब्द से हमने अय प्रत्यय लगा दिया। अब यय कब लगता है, अय कब लगता है, यय का तो पीछे उदाहरण मैंने आपको गर्ग आदि भी यय बताया है, अय के लिए आगे आगे का सूत्र। तो अगर ये प्रत्यय लग जाता है जिससे, तो उसको उस शब्द को हम क्या कह देते हैं, ये यय अंत है, क्योंकि इसके अंत में यय प्रत्यय लगा है। और दूसरा अय लगता है तो हम कहते हैं ये अय अंत है। तो जो प्रत्यय लगाते हैं वो जिससे प्रत्यय लगाया जाता है वो उस प्रत्यय का ही अवयव बन जाता है, उसी का अंग बन जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि गोत्र में जो यद यय अय प्रत्यय लगाते हैं तो जो वो ययंत और अयंत बन जाता है शब्द, तो उस शब्द का जो अवयव है तद अवयवयो, उसके अवयव कौन से हैं, मैंने अभी बताया यय प्रत्यय और अय प्रत्यय उसके अवयव ही बन जाते हैं, तो उनका लुक हो जाता है। अर्थात जो हमने यय प्रत्यय लगाया था, अय प्रत्यय लगाया है, वो गोत्र अर्थ में वो उस शब्द से लगाकर तो उसको लुक कर देंगे, अर्थात वो नहीं रहेगा, वो जो है अदर्शन हो जाता है, उसका दिखाई नहीं देता। अब कब, किस स्थिति में, तो स्थिति बताई स्यात् तत्कृते बहुत्वे, अर्थात जब उस गोत्र आदि की जो है बहुत्व दिखाना हो, अधिकता दिखानी हो, वो उनकी संख्या
अधिक दिखाने, दो से अधिक, बहुत्व दो से अधिक होता है। तो जब अधिक संख्या में दिखाना हो तो उनके अवयव जो यय हैं अय उनका लोप हो जाता है। दूसरी बात और कही, न तो स्त्रियाम, लेकिन अगर उस गोत्र में स्त्री है, पौत्री है, परपौत्री है, तो वहाँ पर अगर हम यय प्रत्यय अय प्रत्यय लगाते हैं उस शब्द से और स्त्री का बताना चाहते हैं तो उसमें इनका लुक नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय है, महत्वपूर्ण बातें हैं शब्दों की सिद्धि को देखते हुए कि ये शब्द, ये फला पद जो है ये किस, इसकी व्युत्पत्ति कैसे है, इसकी सिद्धि कैसे होती है, इसको जानने के लिए। तो एक तो यय और अय का जो हम प्रयोग करेंगे तद्धित प्रत्यय का गोत्र अर्थ बताने के लिए, उसका लुक कब होता है? वो जब बहुत्व दिखाना हो, उसका गोत्र आदि का जो बहुत्व की दिखाना हो, एक नहीं, उस गोत्र में एक नहीं, दो नहीं, दो से अधिक को अगर बताना हो तो बहुवचन बताना हो तो उसका लुक होता है। लेकिन अगर वो स्त्रीलिंग बहुवचन गोत्र है तो वो नहीं होगा लुक, तो स्त्रीलिंग को छोड़कर। तो अब आपके सामने उदाहरणों से मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि किस तरह से यय प्रत्यय और अय प्रत्यय का लुक हो जाने पर रूप बनते हैं। तो जैसे हमने गर्ग शब्द से हमने कहा, गर्ग गोत्र में उत्पन्न प्रपौत्र, हमने एक सिंगल नहीं कहना है। अगर एक ही कहेंगे, एक वचन में तो गार्ग्या मैंने आपको बता दिया, एक बच्चा। लेकिन अगर हम गर्ग वंश में उत्पन्न होने वाले जो पुत्र हैं, उनके पुत्र के पुत्र, एक दो, बहुत सारे, दो से अधिक, तो कैसे करेंगे हम? तो गर्ग से पहले तो यय प्रत्यय तो लगाएंगे ही, गर्ग आदि भी हो यय प्रत्यय। लेकिन क्योंकि हमने बहुत सारे दिखाने हैं तो बहुत सारे दिखाने के लिए हम उस यय प्रत्यय का लुक कर देंगे। तो गर्ग से जो यय प्रत्यय लगाया वो लुक हो गया, तो गर्ग। और क्योंकि मैंने कहा है बहुत सारे संतति दिखानी है, गोत्रापत्य दिखाने हैं, तो हम जानते हैं बहुवचन में जब प्रयोग करते हैं तो कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा बहुवचन में जस। तब हम करेंगे गर्ग और जस, और फिर गर्ग और अस, और अ को मिला के आ बन जाता है गर्गा, और फिर स के स्थान पर रू और विसर्ग होकर गर्गाह, ये रूप हमारे सामने निष्पन्न होता है। तो अब यदि गर्गाह के विषय में यदि हमसे इसकी सिद्धि पूछें तो गर्गाह को देखकर हमें ये लग रहा है कि ये गर्ग शब्द षष्ठी विभक्ति, गर्ग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। वास्तव में ये अशुद्ध रूप है। ये क्या है? ये है गर्ग से जो है गर्गस्य गोत्रापत्यम अर्थ में गर्ग से यय प्रत्यय लगा है, और यय प्रत्यय लगकर बहुवचन का प्रयोग करने के लिए यय अयोश्च सूत्र द्वारा इस यय का लुक हो गया। लुक होने के बाद भी गर्ग ही बचा, और फिर बहुवचन में गर्गाह, ये रूप हमारे सामने होता है। तो गर्गाह का जब भी अर्थ हो, गर्गा का अर्थ गर्ग, बहुत सारे गर्ग अर्थ नहीं है। ये है गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने वाले अपत्य, बहुत सारे संततियां, उनको गर्ग गर्गाह कहेंगे। इसी तरह से वत्साह भी, ये भी ऐसे ही बनेगा। वत्स से यहीं प्रत्यय लगाएंगे, यहीं प्रत्यय का लोप करेंगे तो वत्स रह जाएगा। बहुवचन में प्रयोग करना है, इसलिए जस होगी विभक्ति और वत्साह रूप हमारे सामने निष्पन्न होगा। इसी प्रकार से अभी हमने यय प्रत्यय वाले उदाहरण दिए हैं। अय प्रत्यय भी लगता है जब, तब भी लोप हो जाता है उस अय का भी, और अय के रूप का विस्तृत सिद्धि हम आगे देखेंगे, सूत्र भी देखेंगे। लेकिन विद आदि भी अय सूत्र जो आगे आएगा उसमें विद आदि से जो है गोत्र अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय किया गया है, और अय प्रत्यय करने पर भी उसका लोप हो जाता है और फिर विद ही रहता है, और जस होने पर विदाह, ये रूप हमारे सामने बनता है। अब इस सूत्र की जो व्याख्या है, जिसमें कुछ शब्द दिए कि बहुत्व होना चाहिए, अर्थ बहुत सारे अगर नहीं है गोत्रापत्य तो
उसका यय का या अय का लोप नहीं होगा। तो हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा तत्कृते, कहा ना तत्कृते बहुत्वम, तो यहाँ पे इसका तत्कृते किम कहकर इसका प्रश्न का समाधान है प्रिय गार्ग्याः। देखिए, प्रिय गार्ग्याः, यदि हम उनके बहुत्व को नहीं दिखाते हैं, गोत्र के बहुत्व को नहीं दिखाते हैं, तो फिर यह प्रत्यय का लोप नहीं होगा। जैसे प्रिय गार्ग्या बना है, इसकी जब मैं आपके सामने विग्रह बताती हूँ तो वह प्रियः गार्ग्यः येषां ते। थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जब मैंने इसका विग्रह किया, समास है ये, बहुव्रीहि समास हुआ है, और इसमें एक शब्द है प्रियः, प्रियो हम कह सकते हैं संधि करने के बाद, गार्ग्यः अर्थात गार्ग्यो, तो प्रियः गार्ग्यः येषां ते। अब यहाँ पे देखिए, ये जो गार्ग्य की बहुता नहीं है, गार्ग्य एक ही है, गर्ग की संतान, गर्ग गोत्र की संतान जिसको प्रिय है, ये एक वचन में प्रयोग है, लेकिन जिनको प्रिय है ये बहुवचन में है। तो ये संतान जो है, गोत्रापत्य की बहुता नहीं दिखाई गई है, उनकी बहुता दिखाई गई है जिनका ये गोत्रापत्य है। तो इसलिए ये गोत्र अपत्य के बहुत्व की बात नहीं है, अपितु ये दूसरों की बात है जिनका ये गोत्रपत्य है। तो तत्कृत बहुत्व ना होने के कारण गर्ग द्वारा किया गया बहुत्व नहीं है, इसलिए गर्ग का बहुत्व नहीं है, गर्ग कुल का, गर्ग गोत्र का, इसलिए यहाँ पर लोप नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या है, गार्ग्य यह प्रत्यय करके ही रूप बनता है। और प्रियो गार्ग्यो येषां ते, तो गार्ग्याः ही रूप बनेगा। तो गार्ग्या और गर्गाः में क्या अंतर है, ये भी हमें जानना समझना इसी से पड़ेगा कि अगर हम गार्ग्याः प्रयोग करते हैं, गर्गाः प्रयोग करते हैं, तो गर्गाः कब करते हैं, जब गर्ग की बहुत्व दिखाया गया उसी का, लेकिन गार्ग्या कब है, जब उसका तो बहुत्व नहीं दिखाया गया, अपितु जो अन्य का बहुत्व दिखाया, लेकिन वो तो एक ही है। तो यहाँ गार्ग्या का क्या अर्थ है, वे लोग जिनको गार्ग्य प्रिय हैं। तो इसलिए यहाँ पर गार्ग्या जो है ये शाम ते प्रिय गर्गा ये प्रयोग होगा। अब आगे देखिए, एक और बात भी कही कि स्त्रीलिंग का यदि प्रयोग करते हैं तो ये यह प्रत्यय का लोप नहीं होगा। अगर गर्ग या किसी भी गोत्र में उत्पन्न प्रपौत्र स्त्री है, जो है तो स्त्रीलिंग है, तो उसको तो हम उसका यह प्रत्यय का लोप नहीं करेंगे। तो जैसे हमारे पास सूत्र है कि गर्गस्य जो है प्रपौत्री, या गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री, हम अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके लिए गार्ग्यः स्त्रिया रूप बनेगा, तो वो गार्ग्यः बनेगा। कैसे बनेगा गार्ग्यः, तो गर्ग से हमने यह प्रत्यय किया तो गार्ग्य बना, पूर्व में गार्ग्य कैसे बना ये मैंने आपको बताया। अब इसको हम स्त्री के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो स्त्रीलिंग में ङी प्रत्यय होता है। एक सूत्र है ययश्च, जो स्त्री प्रत्ययों में आता है, यह प्रत्ययांश से यदि स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो ङी प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ङी प्रत्यय लगाने के बाद ङी का ई शेष रहता है, तो हमारे पास स्थिति होती है गार्ग्य और ई। और गार्ग्य में जो य है उसका जो सूत्र है हलस्तद्धितस्य, सूत्र द्वारा यहाँ पे जो उपधा में य है उसका लोप हो जाएगा। तो गार्ग्य तद्धितांत है, तद्धितांत है, और उसके हलंत के बाद यदि उपधा में य है तो उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गार्ग्य, ये पूरा तद्धित प्रत्यांत है, तद्धित लगाया हमने, और ये जो गार्ग्य है इसमें हल है ग, हल मीन्स व्यंजन, और उसके बाद य है जो कि उपधा का है। अब उपधा की परिभाषा सब जानते हैं, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, जो अंतिम अल के बाद, अंतिम अल से जो पूर्व होता है उसकी उपधा होती है। तो गार्ग्य यह पूरा है, तो य में अ है, अ से पूर्व य है तो य उपधा है, और अगर उपधा में य है तो उसका
लोप हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति क्या होगी? गार्ग। और ई ङीप प्रत्यय है। तो जब हमने स्त्रीलिंग शब्द बनाना है गार्गी, तो गार्गी का क्या अर्थ होता है? देखिए, गार्गी महाविद्यालय भी है हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय में, सबको इस बारे में जानना आवश्यक होता है कि गार्गी क्या। तो गार्गी का अर्थ है कि वह गर्ग वंश में उत्पन्न हुई स्त्री। तो वो गोत्र अर्थ में यहाँ पे फिर यहीं प्रत्यय लगा, और स्त्री होने के कारण यहाँ पर यहीं प्रत्यय का लुक हो गया। ङीप इत्यादि करने के बाद लुक नहीं हुआ और ङीप प्रत्यय लग के गार्गी बना। अब इसमें कहा गया है, ये तो एक वचन की बात है, एक स्त्री। लेकिन अगर हम ये बताना चाहते हैं कि गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुई अनेकों स्त्रियां, तो उसमें क्या, जैसे हमने अभी यहीं से यहीं का लोप किया था, यहाँ भी होगा? नहीं, स्त्री अर्थ बताने में लोप नहीं होगा। तो जब स्त्री अर्थ बताने में लोप नहीं होगा, तो फिर हमारे पास गार्गी, उसके बाद द्विवचन में गार्ग्यौ और बहुवचन में गार्ग्यः। जैसे नदी, नद्यौ और नद्या रूप निष्पन्न होते हैं। तो जब हम गर्ग गोत्र में उत्पन्न संतान के रूप को बहुवचन के रूप में पुरुष के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो गर्गा आएगा बहुत्व के लिए, और अगर स्त्री के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वो गार्ग्यः आएगा, यहीं का लोप नहीं होगा। अब एक और संज्ञा अभी हमने करा कि हम किसको कहते हैं, ये गोत्र संज्ञा किसकी होती है उसके विषय में पढ़ा है। लेकिन एक और संज्ञा है युव संज्ञा। युव संज्ञा या युवापत्य संज्ञा, वो किसको कहते हैं? युवापत्य। देखिए, वंश में कभी कभी जिसका पौत्र है, उसका जो दादा है, पितामह, वो उस संसार में नहीं भी हो सकता, मृत्यु हो चुकी है, या उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, प्रपौत्र के जो है परदादा की, या वो दुनिया में नहीं है, तब तो उस स्थिति में तो उसको हम कहेंगे गोत्र अपत्य। अगर वो जीवित नहीं है उनमें से कोई एक भी, जो उसका पूर्वज हैं, उस गोत्र के जो इनके पूर्वज दादा इत्यादि हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि दादा भी जीवित है, दादा पिता ये सब जब जिस जीवित है और उनके पौत्र प्रपौत्र हैं आगे से, तो उनको क्या कहेंगे? ये भी देखिए अंतर बताना है कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया इसके दादाजी हैं क्या इस दुनिया में, या इसके परदादा हैं क्या नहीं। और उस शब्द के प्रयोग से ही ये जान लेते हैं कि इसके वंश के जो पूर्व हैं, इसके दादा और पिता इत्यादि, वो जीवित हैं। तो वो कैसे? तो कहा जीवति तो वंश्ये युवा। वंश्य में पित्रादौ, जो पिता आदि जो इस वंश के हैं, उनके जीवती, यदि वो जीवित हैं, तो जो पौत्र आदि की जो संतान है, चतुर्थ पीढ़ी के भी लोग जो हैं संतान हैं, उनको युव संज्ञा में स्यात्, उनको हम युवा कहेंगे। युव या युवा, उनकी ये संज्ञा होगी। तो युव अपत्य या युवापत्य हम उनको कहेंगे। गोत्रापत्य और युवापत्य में क्या अंतर है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि गोत्रापत्य कौन है और युवापत्य कौन है। तो मैंने आपको बताया कि गोत्रापत्य उस गोत्र में उत्पन्न जो पौत्र आदि हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनके दादा इत्यादि जो हैं उस दुनिया में, पता क्या, उसी से पता चल रहा है। अगर हम उसकी गोत्रापत्य संज्ञा करते हैं और उसके अनुसार रूप बनाते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उसके पिता या पितामह प्रपितामह, उनमें से कोई ना कोई एक जो है वो जीवित नहीं है। लेकिन अगर युवापत्य संज्ञा करते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इस प्रपौत्र के जो पितामह या पिता इत्यादि हैं, वो अभी सभी जीवित हैं। तो उसकी फिर संज्ञा होगी युवापत्य।
अब युवा प्रत्यय अर्थ में भी प्रत्यय लगेंगे ना बताने के लिए। अब बिना प्रत्यय लगाए तो हम उस शब्द का प्रयोग वैसे तो कर सकते हैं, ये उसके पिता जीवित हैं, वो लंबे सेंटेंसेस प्रयोग करते हैं, लेकिन हम एक शब्द में अगर हम बताना चाहते हैं, वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं, तो उस जो संतान अर्थ में या गोत्र प्रत्यय अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगेगा, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि गोत्र प्रत्यय अर्थ में अलग प्रत्यय, युवा प्रत्यय अर्थ में अलग प्रत्यय अगर बताए गए हैं तो उनका हमें पालन करना आवश्यक है। अब यहाँ कहा गोत्राद यूनि अस्त्रियाम। अब इन्होंने स्पष्ट किया कि अगर युवा प्रत्यय अर्थ में हम प्रत्यय लगाना चाहते हैं, युवा प्रत्यय अर्थ बताना चाहते हैं, तो प्रत्यय कैसे लगेंगे, तद्धित प्रत्यय कौन से लगेंगे, कब लगेंगे। तो कहा यूनि अपत्ये गोत्र प्रत्ययांताद एव प्रत्यय स्यात्। अब यह है कि यूनि अपत्य, अगर अपत्य युवा है, युवा अपत्य, युवा अपत्य मीन्स जो कि जिसके वंश के जो पूर्व हैं वो जीवित हैं, तो उस अपत्य अर्थ को बताना हो तो प्रत्यय किससे लगेगा, गोत्र प्रत्ययांताद एव प्रत्यय स्यात्। गोत्र प्रत्यय लगाने के बाद उससे प्रत्यय लगाना है। ये बहुत ही जो है विशेष बात कही गई। अभी हमने कहा था कि जो गोत्र अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय है वो एक ही प्रत्यय लगता है, उसको बार बार प्रत्यय नहीं लगाते हैं। लेकिन जब हम युवा प्रत्यय अर्थ बताना चाहते हैं, अर्थात जीवित वंश में पितामह इत्यादि जिसके जीवित हैं, उस अपत्य उस प्रपोत्र आदि को बताना चाहते हैं, तो उसमें अपत्य अर्थ में प्रत्यय लगेगा गोत्रापत्य प्रत्यय लगाने के बाद। गोत्रापत्य अर्थ में प्रत्यय अभी मैंने आपको बताए हैं, जब वो प्रत्यय लगा लेंगे तो फिर युवा प्रत्यय बताने के लिए फिर उससे प्रत्यय लगेगा, ना कि सीधा ही एक ही प्रत्यय लगेगा। एक ही प्रत्यय गोत्रापत्य अर्थ में लगता है, और जब युवा प्रत्यय अर्थ बताना हो तो गोत्रापत्य अर्थ में प्रत्यय लगाने के बाद फिर युवा प्रत्यय अर्थ में जो प्रत्यय लगता है वो प्रत्यय लगेगा। एक बात और, स्त्रियाम तो न युव संज्ञा। यदि किसी स्त्री पौत्री है, प्रपौत्री है, उसके दादा इत्यादि जीवित हैं, तो उस प्रपौत्री की युव संज्ञा नहीं होगी, युवा प्रत्यय संज्ञा नहीं होगी, उसे हम युवा प्रत्यय संज्ञा नहीं लगाएंगे, और उससे फिर जो प्रत्यय गोत्रा प्रत्यय में लगते हैं वही लगेंगे, युवा प्रत्यय अर्थ में जो प्रत्यय बताए जाएंगे वो नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार से आज आपके सामने मैंने अपत्य, गोत्रापत्य और युवापत्य इनसे संबंधित जानकारी दी, और इनसे जो प्रत्यय लगते हैं उनके विषय में भी बताया, और उनसे सिद्धियों की भी चर्चा की। अब युवापत्य अर्थ में कौन से प्रत्यय लगते हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग होता है, ये मैं आपसे अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।